बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने मिल बैठ के एक फ़ैसला किया है। चौधरी शहजाद हुसैन के घर आखिरी मीटिंग थी, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे, नून लीग वाले भी शामिल थे, पीडीएम की दीगर जमातें भी शामिल थी। मौलाना साहब से बाद में बात की जाएगी। जो एक मखमसे में फंसे हुए थे हम अवाम, उस मखमसे में से निकाल लिया है इन लीडरों ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फिर जो नून लीग है उसने ऐलान कर दिया है, नामजद कर दिया है नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ को, और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज साहबा को। तो क्या पीपल्स पार्टी, जो जैसा कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला किया है और ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि ना हम शहबाज शरीफ की या नून लीग की हुकूमत बनवा देंगे, लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे। क्या पीपल्स पार्टी अपने इस फैसले पर बरकरार रहेगी या फिर कोई तब्दीली आ गई है, और ये ऐलान क्यों किया गया था? और फिर पीटीआई वाले जो हैं वो अपने पत्ते बिला वजह और बेवक्त शो करके जो मसालत के मौके हैं वो ज़ाय करती जा रही है। और इतलात ऐसी हैं कि पीटीआई में बड़े पैमाने पर फूट पड़ने वाली है, और बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं इनके नौमुंतखब, इनकी हिमायत याफ्ता, इनकी हिमायत से मुंतखब होने वाले जो अरकान हैं वो पीटीआई छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। पहला पत्ता जो शो किया ना इन्होंने, पीटीआई वालों ने, जो बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को केपी के लिए वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया है। इस पे बड़ी लय-दे हो रही है। पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? वो मैं कह रहा हूँ ना, पीटीआई पत्ते शो कर रही है। एक तो होते ना बड़े-बड़े पत्ते, यक्का हो गया। ये जो पत्ते शो कर रहे हैं वो जो हैं दुक्की-तिक्की, जोकर बीच में आ गए बीच में। इस तरह के इनके पत्ते हैं, और उन पत्तों की बुनियाद पे ये गेम जो है वो जीतना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है जो ये कर रहे हैं। इनको मुख्तलिफ मौके दिए गए और अब मुसलसल मज़ीद मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये संभलने वाले नहीं हैं और समझने वाले भी नहीं हैं। दोनों काम करने वाले नहीं हैं पीटीआई वाले, इमरान खान साहब। और जो फैसले वो कर रहे हैं इमरान खान साहब, इब्तिदा से जब से इन्होंने सियासत शुरू की हुई है, जब पहले तो ये अकेले ही पूरी जमात होते थे और एक जमात भी नहीं जीत सकते थे। 2002 में इनको मुशर्रफ साहब लेके आए कौमी असम्बली में, फिर ये छोड़ गए, भाग गए। 2018 का बाईकाट ही कर दिया इन्होंने। 2013 में भी फिर धरने शरने दे के इस्तीफे दे दिए और फिर वापस ले लिए, और उस वक्त लोगों ने कहा जनाब अपना थूक के चाटना इसको कहते हैं। इस तरह के रखते शर्तें करते रहे हैं, और फिर जब इनके अपनी हुकूमत आई फिर इस्तीफे दे के भाग गए, निकल गए वहाँ से कौमी असम्बली से। ये खान साहब को अब ये लग रहा है, जो खान साहब हरकतें कर रहे हैं, कि उन्हें अपनी अना के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मुल्क डूबे मुल्क तरे, उन्हें इक़्तिदार चाहिए। ये खान साहब की जो नेचर है ये खुल के सामने आ गई। उनका माजी देख लें आप। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को जो किया है नामजद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पे, अगर के इन्होंने जो वहाँ सीटें जीती हैं वो बड़ी तादाद इनकी है, वाज़ेह अक्सरियत है, आसानी के साथ। जो इनके हिमायत याफ्ता टिकट तो नहीं थे, लेकिन इनके हिमायत याफ्ता पीटीआई के आप कह लें कि वो जो सूबाई अरकान असम्बली हैं वो बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। और खान साहब जिस पे हाथ रख दे उसी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होना है। लेकिन इन्होंने चुनाव किया, जो मैं मौके की बात कर रहा हूँ ना, देखें जो एमकेएम है, एक मौका होता था कि पूरी पूरी रात अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो तकरीर किया करते थे, और हम टीवी चैनल्स वाले जो हैं वो भी दिखाते थे उसको, और ये बैठ के वहाँ सुन रहे होते थे तकरीर, फ़ारूक सत्तार वगैरह जितने भी जो ये एमकेएम के लोग हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात ऐसे हो गए कि अब ये 17 सीटों पे दोबारा आ गए। यानी एमकेएम ने 17 सीटें जो हैं ये हासिल करनी है। इनको जो मौका दिया गया कौमी धारे में आने के लिए, और एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन को अलग अलग करने के लिए, इससे उन्होंने फ़ायदा उठाया, बड़ी दानिशमंदी के साथ फ़ायदा उठाया। अब ये 17 सीटें जीती हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब भी इनमें से अक्सर के जो कायद है ना वो अल्ताफ़ भाई ही हैं।
لیکن یہ اعلان نہیں کر سکتے اس بات کا. اعلان کریں گے تو 17 میں سے پھر چلے جائیں گے پیچھے 2-3 سیٹوں پہ، پھر گڑبڑیں ہوں گی، پھر خرابیاں ہوں گی. انہوں نے ایک سیاسی دانش کا مظاہرہ کیا اور اپنی جماعت کو بھی بچا لیا، بلکہ انہوں نے اپنی جماعت جو ہے وہ دوبارہ بحال کر لی ہے. ایم کیو والوں نے یہ سیٹیں جو یہ بتا رہی ہیں. اور یہ خان صاحب جو ہیں یہ ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور، جن کی اپنی کوئی شہرت ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، وہ خود کسی جگہ کہہ چکے ہوئے ہیں. اور پھر ہاں، جو ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے ایک پریس ریلیز ان کی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ مبارکباد دی ہے. انہوں نے علی امین گنڈاپور کی نامزدگی پہ انہوں نے مبارکباد دی ہے. اور ان کے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں نا، یہ بتاتے بھی رہے ہیں اپنی ٹریننگ وغیرہ کے بارے میں کہ وہاں میں جو ان کے دوست احباب ہیں یا کوئی صحافی جو ان کے بہت قریب ہیں، ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں جناب ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے. اور پھر ان کی جو سب سے بڑی وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو جب یہ لانگ مارچ وغیرہ کر رہے تھے اور پھر جو بنی گالہ میں چھپے بیٹھے تھے، عمران خان اور یہ سارے لوگ بنی گالہ کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں ناکے پہ ان کو پکڑا گیا. تو پھر ان کی دوڑیں لگی تھی، ایک بوتل نکلی تھی، تو وہ بوتل تو کسی اور چیز کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جناب وہ شہد کی بوتل تھی. اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب اس کے بعد شہد والے مشہور ہو گئے، جناب علی امین گنڈاپور شہد والے. اس طرح کی ان کی شخصیت ہے. اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو مرکزی ملزمان ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، ان میں علی امین گنڈاپور صاحب کا نام ہے. مبینہ طور پہ صحیح یہ علی امین گنڈاپور اس سازش میں تو شامل تھے نا. اب انہیں ہی یہ نامزد کر کے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھگوڑا ہے وہ. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جس دن حلف ہو ارکان اسمبلی کا اور اسپیکر کا، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو، اس دن یہ حلف اٹھا کے اس قابل بھی ہوں گے کہ حلف اٹھانے کے لیے پہنچ سکے وہاں. یہ بھگوڑے ہیں سارے. اور قومی اسمبلی میں بھی ایسی صورتحال ہے، ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مفرور ہیں، ان کے خلاف مقدمے ہیں 9 مئی کے، منتخب ہو گئے ہیں، نوٹیفکیشن جاری ہو رہے ہیں، گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پہنچنا جو ہے اس سے پہلے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا، ضمانت کروانا پڑے گی. اب علی امین گنڈاپور کو یہ نامزد کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں مقتدرہ کو، ان لوگوں کو جن کے گھروں پہ حملے کیے، فوج کے حملوں پہ، فوج کی بات کر رہا ہوں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا لاہور میں، میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا، آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملہ ہوا، یہاں بھی عسکری کا بورڈ لگا ہوا تھا وہاں حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا. یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں جناب، اکڑ دکھا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم عوام کی ووٹ سے، عوام کے ووٹ سے جیت کے آئے ہیں اور رگڑا نکال دیں گے آپ کا جناب، ہمیں ایک دفعہ اقتدار مل جائے. علی امین گنڈاپور جیسے بندے کو وہاں اور کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جناب ہم 8 فروری سے واپس سفر شروع کر رہے ہیں، 9 مئی والا، 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں. اور انہیں زوم ہے کوئی شاید، اور وہ زوم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو 9 مئی کی حساسیت ہے نا، اس کا عوام کو بھی صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہو سکا. اور جنہوں نے ادراک کروانا تھا، جنہوں نے بتانا تھا کہ یہ کتنا بڑا سانیہ ہے، کتنی بڑی بغاوت تھی، فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش تھی، ریاست پہ حملہ تھا، وہ بتا نہیں سکے اس طرح، نہ اپنی باتوں سے اور نہ ہی اپنے کردار سے. اگر صحیح انداز میں ان مقدمات کو چلایا جاتا تو پھر یہ جو عدت و شدت والا کیس ہے اس میں سزا دینے کی ضرورت نہ پڑتی. اس نے تو کام اور خراب کیا ہے. باقی 2 مقدمات میں جو سزائیں ہوئی ہیں انہیں، توشہ خانہ والے میں ریفرنس میں، اور سیفر والا کیس جو ہے اس پہ اتنا شور نہیں اٹھا تھا جتنا عدت والے. کیا اتنی جلدی تھی، کیا ضرورت تھی کہ جناب فٹافٹ فیصلہ کر دیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر 3 کیس جو ہیں وہ کٹکا دیے جائیں اور سزائیں بھی دے دی جائیں، اور پھر عدت والے کیس میں فل ڈوز دے دی جائے. اس سے تو لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں عمران خان کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا. سارے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. اور پھر جو غم و غصہ تھا پی ٹی آئی کے ورکروں کا، عمران خان کے مقلدین کا، اس میں بھی اضافہ ہوا. اب
अली अमीन गंडापुर को ये अगर नामजद कर रहे हैं तो फिर इनके कारकुन तो बहुत खुश होंगे, बहुत मुतमिन होंगे, लेकिन जो इनके अंदर समझदार लोग हैं वो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। असद कैसर ने भी किसी जगह, एक तो असद कैसर साहब अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बात की है कि ये खान साहब जो हैं ये गलत चाल चल रहे हैं अली अमीन गंडापुर वाली, और फिर 9 मई की तरफ ये मामलात को ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया कि इन्होंने कहा जी हम उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर हुकूमत बनाएंगे मिलके। इसी तरह जमात इस्लामी के साथ इन्होंने कहा जनाब हम केपी में जमात इस्लामी के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। जमात इस्लामी के 2 मेरे ख्याल MPA जो थे, 2-3 जितने भी थे, उनमें से वो दोनों जो हैं वो दोबारा गिनती में हार गए हैं। बहरहाल इनके पास ऑप्शन मौजूद है कि ये वहदत जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उसमें शामिल होते हैं या जमात इस्लामी में शामिल होते हैं। ये इस पर मैंने पहले भी एक विलाग किया, बल्कि 2-3 दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ। कल भी मैंने ये दिखाया था आपको, इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 104 है और उसका सब सेक्शन फिर आगे 4, यानी 104 का सब सेक्शन 4, वो मैंने दिखाया था। आज फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सेक्शन है इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें ये है कि हर जमात के लिए ज़रूरी है, शैल का लफ्ज़ है, शैल, कि वो एक फहरिस्त देगी मखसूस नशिस्तों के लिए, ख़वातीन के लिए और अक़लियतों के लिए, और उनके कागज़ात नामज़दगी दाखिल करवाएगी। फिर सब सेक्शन जो 4 है वो जो कहता है वो ये कहता है कि जनाब ये अगर जो पहले लिस्ट दी थी ये एग्जॉस्ट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और उसकी मिसाल भी मैंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से दी थी कि पंजाब में इन्होंने कम लोगों की लिस्ट दी थी, लेकिन बाद में फिर इनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हो गई 2013 में, तो इन्होंने फिर एक अजाफी लिस्ट भी साथ दी थी, अजाफी नाम दिए थे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो वहदतुल मुस्लिमीन है उसने तो लिस्ट ही जमा नहीं करवाई। अब कानूनी नुक्ता ये पैदा हो रहा है कि जनाब लाजमी तौर पे लिस्ट जमा करवानी थी। अगर कोई बंदा अपने हक के लिए चौकस नहीं है तो फिर उसको हक मिलता नहीं है, ये तयशुदा असूल है। तो उन्होंने अपने उस हक से दस्तबरदारी इख्तियार की। अब वो नई लिस्ट नहीं दे सकते। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है। बहरहाल मामला ये अदालत ने सेटल करना है, अदालत ने फैसला करना है कि क्या जो लिस्ट ना दे बंदा तो वो सेक्शन 4 के तहत नई लिस्ट दे सकता है। सेक्शन 4 तो झैली सेक्शन है ना 104 का, और 104 के तहत लाजमी लिस्ट जमा करवानी है, और लिस्ट अगर पूरी हो जाए, वो उसके जो जितने नाम थे उतनी नामजदगियाँ हो जाएं मखसूस नशिस्तों पे और कुछ सीटें बच जाएँ उस जमात की, तो फिर उसको जो है वो एग्जॉस्ट समझा जाएगा और नई लिस्ट दी जाएगी। या उसके कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे जाते हैं या खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, फिर नए नाम जो हैं वो दे सकती है। यहाँ ये है पहले लिस्ट दी हो, फिर नई लिस्ट, फिर अजाफी लिस्ट। नई लिस्ट तो दी नहीं जा सकती, फिर अजाफी लिस्ट। तो ये वहदतुल मुस्लिमीन ने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई हुई। हाँ, जमात इस्लामी ने करवाई हुई। अब वहदतुल मुस्लिमीन जो है ये सबको पता है, ये ईरान नवाज जमात है, तरीक़े नफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया वाले, ये वही लोग हैं। और इनमें एक मिलिटेंट ग्रुप भी था और बाद में ये बन गई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। और मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं। उन्होंने वेलकम किया है इनको। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ अगर शामिल होना चाहते हैं शमूलियत के फैसले को हम खुशामदीद कहते हैं और कोई शर्त नहीं है हमारी। लेकिन उनका जो ट्वीट है वो देखें आप, उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, आलमी ताकतों की ग़ुलामी से इनकार, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, वो बात ये भी कर रहे हैं। और फिर मुस्लिम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आइनी हकूक़ के हसूल का जो बयानी है उसकी बुनियाद पर है। यानी ये एक तरह से शर्तें हैं। और ये जो जमात है ये ईरान और सऊदी अरब के हमारे जो तल्लुकात हैं उसके तनाज़ुर में देखें ये जमात कहाँ खड़ी हुई है, उसके साथ शामिल हो रहे हैं। ये फ़िक़ा जाफरिया शिया जो अफराद हैं हमारे बरादर, उनकी जमात है।
और फिर जो इनके लोग हैं वो नहीं जाना चाहते, एक बड़ी तादाद जो है वो नहीं जाना चाहते। इनके जो एमएनए हैं, एक आतफ खान शायद उनका नाम है, उनके बारे में ये चल रहा है कि उन्होंने तो कह दिया ना मैं तो पीटीआई छोड़ दूंगा अगर आपने इस जमात के साथ इत्तेहाद करना है। और भी जो केपी के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो भी जिस तरह भी पीटीआई में हैं वो वहाँ उनके इस हवाले से बड़े मसाइल हैं। तो जो और फिर दूसरा अगर ये गेन करना चाहते हैं कि जनाब हमें कोई मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, तो वो एक जो मामला मरला जो है उसमें कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। हाँ, एक सूरत सिर्फ हो सकती है कि ये मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, सिर्फ ये है कि 63A उसके इतलाक़ के लिए ये शामिल हो जाएँ किसी जमात में, यानी इनके जो लोग आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ़ जगहों पे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, इमरान खान का हुक्म मानने से इनकार कर सकते हैं। अगर वो किसी जमात में शामिल हो जाते हैं और कानूनी और आइनी तौर पे शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो 63A की पाबंदियों में जकड़े जाएंगे। ये इनकी एक ख्वाहिश ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के साथ साथ ये काम भी कर लिया जाए। और दूसरी इन्होंने ऑफर लगाई है जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी के बारे में ये पता चला है कि उन्होंने एक फहरिस्त जो है वो जमा करवाई हुई है जो मखसूस नशिस्तों के लिए। उसको अगर इनको ज़्यादा नशिस्तें मिलती हैं, शामिल हो जाते हैं जमात इस्लामी में, और उन्होंने जो लियाकत बलोच साहब उन्होंने कहा है कि इनकी ऑफ़र हमें मिल गई है, लेकिन अभी हमारी मजलिस शूरा ने इस पर फैसला करना है। वो क्या फैसला करती है ये देखना पड़ेगा। बहरहाल जो बातें हो रही हैं जनाब वहदत मुस्लिमीन वाली, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये इससे पीछे हट जाएं जो पीटीआई वाले हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जमात में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं और फूट पड़ने का खदशा है। और अली अमीन गंडापुर वाले मामले में भी ग्रुपबंदियाँ, मैंने कहा था कि अगर जूतियों में दाल ना बटी तो फिर ये अपना वज़ीर आला बना सकते हैं, और जूतियों में दाल जो है वो बटने वाली है। ये लेके बैठे हो ना 90, 92, 93 जितने भी ये कह रहे हैं हमारे जनाब हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सारे हमारे हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, जिन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दे के टिकट लिए हुए हैं, तो वो ऐसी जमात में क्यों बैठेंगे जो अपोजिशन में होगी और ज़ेर अताब होगी 9 मई के सानिया की वजह से, तो वो उसमें क्यों बैठेंगे? वो तो उधर ही जाएंगे। और वो कह भी रहे हैं, वो वसीम कादरी जो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं दोबारा, जिन्होंने रुहेल असगर को हराया था 121 के 121 एनए 121 से, तो वो उनके हवाले से तो खबरें चल रही हैं कि जनाब पैसे दे के उन्होंने टिकट खरीदा था, वो कोई अखलाकी तौर पे पाबंद ही नहीं थे। करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए थे इनकी हिमायत हासिल करने के लिए। जो पहले टिकट की बात थी ना, टिकट के लिए, और बाद में इन्होंने फिर हिमायत कर दी, ज़ाहिर है टिकट का वादा शादा किया हुआ था। और अब बातें जनाब 2 दिन से बड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी कि क्या होने वाला है, और पीपल्स पार्टी पता नहीं क्या करेगी। मैंने अर्ज़ किया था कि 11 और 12 की दरमियानी शब, फरवरी की दरमियानी शब, शहबाज शरीफ को एक फ़ोन आता है, वो कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी वालों का कि जनाब वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो हम वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो आप वो जो इनका फार्मूला था, तो उस वक्त जो उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है जनाब आप बना लें, और जो लोग हैं वो इकट्ठे कर लें, अक्सरियत अगर आपको मिलती है, आपके साथ ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो बना लें, हम आपकी सपोर्ट कर देंगे, बनवा देंगे आपको। और उसके बस जो आप मांग रहे थे जनाब ज़रदारी सदर होगा, तो हमारा फिर नवाज शरीफ सदर होगा, और जो आप गवर्नर मांग रहे थे वो भी हमारे होंगे, और स्पीकर। तो उससे ना हवा निकल गई इनकी। फिर ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सारी बातें टामक टोइयाँ मारते रहे, और फिर उसी पे आखिरकार ये आ गए कि ठीक है जनाब इनकी हुकूमत बनवा देते हैं, शहबाज शरीफ साहब की या नून लीग की, तो हम अपने वो ले लेते हैं सदर सुदर और ये वो। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये फरमाया कि जनाब हमने ये फैसला किया है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिसको वज़ीर आज़म नामज़द करेगी उसको वज़ीर आज़म मुंतखब करवा देंगे और उनका साथ देंगे। इस पे फौरी तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया कि ओके जनाब ठीक है। लेकिन इससे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, तो इससे ये बातें जो हैं वो होना शुरू हो गई कि जनाब ये कैसे हुकूमत बनेगी, कैसे चलेगी, आगे जाके मामला क्या होगा। और पीपल्स पार्टी के बगैर जो है ये अक़लियत की ज़ाहिर है, वो अगर तमाम जमातें पीडीएम की मिल भी जाएँ, फिर भी उन्हें सादा अक्सरियत जो है वो नहीं मिलती। अगर ये पीपल्स पार्टी वाले मिल जाते हैं, सारी जमातें पीडीएम वाली दोबारा मिल जाती हैं आपस में, तो फिर तो मखसूस नशिस्तें डाल के
ان کی 2/3 اکثریت بن جاتی ہے, یہ آئین میں ترمیم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی سوچنے والی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون اس مرحلے پہ یہ ڈھول اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہے, کیوں مصیبت میں پھنسنا چاہتی ہے؟ کیا اتنی محبت ہے شہباز شریف کو اقتدار سے یا وزارت عظمیٰ سے کہ جناب ٹھیک ہے پہلے 16 مہینے جو ابھی تک نہیں اترا ان کے اوپر جو لگے ہوئے تھے داغ کہ جناب ملک کی معیشت اور پتہ نہیں کیا کیا مہنگائی اور کیا کیا ہو گیا, تو اب آگے پھر انہوں نے وہ کومل لے لی, تو ایسی کیا ہے؟ تو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ موو ہے جناب کہ بدنامی جو ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تو کرتی ہیں موجیں, ڈیولپمنٹ کریں نہ کریں, جو گالیاں اور بدنامی جو ہے وہ ہمیشہ وفاقی حکومت کے حصے میں آتی ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا, گالیاں شروع ہو گئیں, اور قرضہ مل گیا تب گالیاں کہ دیکھو جی قرضے کے تلے ڈبو دیا, قرضہ نہ ملا IMF کے ساتھ معاملات جو ہے وہ نہیں چل پا رہے تو پھر گالیاں, دیکھو جناب بٹا پڑھاتا ملک دا بیڑا گر کرتا. یعنی جو گالیاں اور بدنامی ہمیشہ جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ بجلی مہنگی ہوگی گالیاں وفاقی حکومت کو, سوئی گیس مہنگی ہوگی ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس پہ نظر نہیں رہتی, ایک دن وہ آ کے بتا دیتے ہیں جناب اس وجہ سے مہنگی کر رہے ہیں, دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں اور گالیاں یاد رکھتے ہیں. چور شہزاد صاحب کے گھر اسلام آباد میں پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے تمام لوگوں کی, مولانا صاحب کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوتا, تو وہ شہباز شریف نے بتا دیا کہ جناب مولانا سے میری بات ہوئی تھی, ان کی مجلس شورا کا اجلاس چل رہا ہے, تو اجلاس کے بعد میں مولانا صاحب سے ملاقات کروں گا. اندر کھاتے شاید ان کی بات ہو چکی ہو. اور پھر وہاں چودھری شہزاد صاحب کے گھر جو تھے وہ زرداری صاحب بھی تھے, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, خالد مقبول صدیقی MQM کی طرف سے, شہباز شریف اور وہ علیم خان, یہ سارے لوگ جو تھے وہاں ان کی میٹنگ ہوئی. PDM کی سابقہ جماعتیں جو ہیں ان کی, اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب, خالد مقصی صاحب کی جماعت کے بھی نمائندے وہاں موجود تھے. تو پھر لگ جی رات بڑی لمبی چوڑی میٹنگ چل رہی ہے, پتہ نہیں کیا اختلافات ہیں. وہ ایمی بات سے تو خبر ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے نے, آدھے گھنٹے بعد وہ پریس کانفرنس کرنا ہے. یعنی بہت سارے معاملات پہلے سے طے تھے. یہ ایک علامتی سا میں سمجھ رہا ہوں اجلاس تھا, اور اس میں سب سے پہلے جناب جو بلاول صاحب کے والد محترم ہیں آصف علی زرداری صاحب, سابق صدر پاکستان اور چیئرمین پیپلز پارٹی, اور انہوں نے یہ کہا جناب ہم مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے. اس سے پھر ایک وہاں پیدا ہو گیا کہ مل کر نہیں کہا, مل بیٹھ کر کہا ہے حکومت بنائیں گے, ملک کو مشکلات سے نکالیں گے, اور پاکستان کھپے میری ہمیشہ سے خواہش ہے. اور جو مسالت ہے اس میں PTI کو بھی شامل کرنا چاہیے, لیکن PTI تو شامل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے پہلے کہا وہ واقع ضائع کر رہی ہے. ان کے جو گوہر خان صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب چیئرمین نے کہہ دیتا پیپلز پارٹی MKM تے نون لیگ نہ گل نہیں ہو سکتی, اسی جماعت اسلامی تے مجلس بات مسلمین نہ مل کے حکومت بناواں گے. بہرحال وہ تو تیار ہی نہیں قومی دھارے میں آنے کے لیے, مواقع ضائع کیے جا رہے ہیں, مسلسل ضائع کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو اس اور پھر جو معاشی ایجنڈا ہے اس پہ ہم ایک ہوں گے, اور مساق معیشت کی بات بھی ہو رہی ہے, اور مساق جمہوریت کی بات بھی انہوں نے کی ہے تمام لیڈروں نے. اور پھر جناب بلوچستان عوامی پارٹی والے اور جو سنجرانی صاحب ہیں اور علیم خان اور خالد مقبول صدیقی, ان سب نے ایک بات کی وہاں کہ ہم پہلے بھی شہباز شریف کے ساتھ تھے, میاں شہباز شریف کے ساتھ تھے, اب بھی میاں شہباز شریف کا ساتھ دیں گے. اس سے جو کل میں نے بات کی تھی نا, ان سے اکٹھے نہیں ہونے پیپلز پارٹی والوں سے, اسی لیے شہباز شریف نے جو ہے وہ ایک امتحان میں ڈالا ہے غبارے سے باہر نکالنے کے لیے. وہ سب نے کہا کہ شہباز شریف, اور پھر وہاں جب ان سے پوچھا گیا شہباز شریف سے کہ جناب جو آپ نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے چوتھی دفعہ ہمارے, تو کیا آپ اب بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے؟ تو اس نے کہا میں ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ وہ ہوں, اس کا مطلب وہ نہیں ہوں گے. اور آگے جا کے انہوں نے ساتھ ہی یہ بات کر دی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا ہے ہماری جماعت نے. اس کا مطلب میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں پنجاب, مریم نواز ہوں گی تو میں پھر مرکز میں ہی حکومت بناؤں گا, میں وزیر اعظم ہوں گا. پھر اس کے بعد میں مریم اورنگزیب نے ٹویٹ بھی کر دیا, بیان بھی دے دیا, پتہ بھی چل گیا, اعلان کر دیا باقاعدہ نواز شریف نے کہ جناب
जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे और मरीम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो वहाँ फिर ये बात की गई जनाब ज़रदारी साहब के बारे में कि आज ये हाँ, बार-बार शहबाज शरीफ जो हैं आसिफ अली ज़रदारी को सदर मुम जनाब सदर कह के मुखातब कर रहे थे। प्रेज़िडेंट सदर बार-बार कह रहे थे। लोगों ने पूछा सहाफ़ियों ने कि जनाब क्या अगले जो सदर हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे? तो उन्होंने कहा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि मायूस नहीं करेंगे हम आपको। इसका मतलब ये जो तय पहले से फ़ार्मूला तय हो गया था इसी के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी जो है ये काबीना में भी शामिल होगी, हुकूमत का साथ देगी और ये नहीं हो सकता कि जनाब सारी बदनामी जो है वो मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म उनके होंगे, उनके खाते में चली जाए और फ़ायदे जो हैं वो सारे उठाएँ और तमाम आईनी ओहदे लेके बैठ जाएँ। तो अब जो लग रहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो होंगे शहबाज शरीफ और मिल बैठ के हुकूमत बनाएँगे। सारे लोग उसमें मिल बैठ के नहीं, मिलकर हुकूमत बनाएँगे, बैठ निकाल दें आप बीच में से। मिलकर ये सारे हुकूमत बनाएँगे और हिस्सा बकदर हिस्सा मिलेगा, कुछ को हिस्से जो जुस्से से ज़्यादा भी मिलेगा और फिर जो मुल्क की मईशत के लिए ये काम करेंगे, बेहतरी के लिए काम करेंगे और कहीं से इन्हें कहा भी गया है कि यार हुण बस करो, बहुत ज़्यादा हो गई है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ वो तो अपना रास्ता बना ही रहा है और मज़ीद रास्ता बनाएगा। बहरहाल पीटीआई मुसलसल खसारे में जा रही है और ये जो जमातें हैं पीडीएम की साबिक़ जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और साबिक़ हुकूमत जो थी पिछली, वो गेन कर रही है और ये जैसे पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि जनाब आइंदा हुकूमत इन्हीं की होगी। मैं तो ख़ास तौर पे ये बात कर रहा था इलेक्शन से पहले भी कि जनाब इलेक्शन के दूसरे दिन आप देखेंगे सारे इकट्ठे बैठे होंगे और वही हुआ और वही फार्मूला जो है उसके तहत हुकूमत बनेगी। ये कोई बाहर बूहर नहीं होंगे पीपल्स पार्टी वाले, आईनी ओहदे भी लेंगे और हुकूमत का हिस्सा भी होंगे। नेक नामी और बदनामी सारी बराबर बराबर तकसीम होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।